नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। बहुत ही अच्छी कहानी है इसकी और बहुत ही प्रेरणादायक और सीख देने वाली कहानी है इसकी। और ये जो कहानी है वो एक बंदर की कहानी है जिसे अगर कोई सलाह देता है तो वो उसका बुरा मान जाता है। जैसे कि क्या होता है कि हम आपको कुछ सलाह दें तो आप ये कहने लगे कि तुम होते कौन हो मुझको हो मुझे सलाह देने वाले, अरे जाओ बड़े आए मुझे समझाने वाले। तो कुछ लोग ऐसा होते हैं जो सलाह देने वाले लोगों का अपमान करते हैं और खुद अपना नुकसान कर लेते हैं। और अपना नुकसान तो करते ही हैं, जो सलाह देता है उसका भी नुकसान कर डालते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि मूर्खाय उपदेशम व्यर्थम भवति। मूर्खों के लिए उपदेश व्यर्थ होता है। अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है, बुद्धि से पैदल है, तो आप उसे उपदेश मत दीजिए, नहीं तो वो आपका नुकसान कर देगा, है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति जा रहा है और मान लीजिए कि मोटरसाइकिल चला रहा है कोई व्यक्ति और उसका स्टैंड जो है उठा हुआ नहीं है। तब तक बगल के किसी आदमी ने कह दिया कि भाई साहब आपका स्टैंड उठा हुआ नहीं है, तो वो उसी को गाली देने लगे कि तुम ज्यादा मुझे बताओगे कि मेरा स्टैंड उठा हुआ है कि नहीं उठा हुआ है, जाओ अपना काम करो, है ना। तो अब बेचारा जो गाड़ी चला रहा है वो उसकी बात सुनने लगा, उसको नहीं समझ में आया कि आगे कुछ गड्ढा है और वो बेचारा खुद गिर गया उसको समझाने के चक्कर में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई मामलों में ऐसा होता है बच्चों कि जो लोग किसी को सीख देते हैं तो सीख लेने वाला जो है वो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है और बेचारा जो सीख देता है वो स्वयं बहुत परेशान हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मूर्खों पर उपदेश का कोई असर नहीं होता है। आप कुछ भी कहिए, उसकी अपनी ढपली और अपना राग होता है। अपनी ढपली अपना राग, देखिए कितना अच्छा मुहावरा बन गया ये। मतलब कि मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है, मेरी मुर्गी की एक टांग। आप मुझे सलाह मत दीजिए, आप होते कौन है मुझे सलाह देने वाले, मुझे समझाने वाले, बड़े आए मुझे समझाने वाले। तो इस तरह से जो लोग व्यवहार करते हैं बच्चों, कभी भी उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और ये जो आज की कहानी है बिल्कुल वही कहानी है, मूर्खाय उपदेशम व्यर्थम भवति। देखिए, मूर्खाय उपदेशम, मूर्खाय उपदेशम व्यर्थम भवति। मूर्खों के लिए उपदेश व्यर्थ होता है। मूर्खाय, मूर्खों के लिए उपदेश व्यर्थ होता है। मूर्खाय उपदेशम व्यर्थम भवति। ठीक है बच्चों। तो अब चलिए मैं इस पाठ का वाचन करता हूं और आपको बच्चों इसका अर्थ समझाता हूं। ठीक है। किसी भी तरह की परेशानी होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। हम लोग एक एक शब्द को समझेंगे, उसका अर्थ समझेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए बीच बीच में ये जो शब्दार्थ है बच्चों आपके लिए, ये जो यहाँ पे शब्दार्थ है इसे भी आप देखेंगे, यहाँ से बहुत सारे शब्दों का अर्थ आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहले तो हम इस पाठ का आदर्श वाचन करते हैं। पहले मैं पढ़ूंगा और आप सभी अपनी किताब निकाल लीजिए और खूब अच्छे से इसको मिलाइए। मैं पढ़ता हूं। मूर्खाय उपदेशम व्यर्थम भवति। अभी मैं अर्थ नहीं बता रहा हूं। चलिए, मैं जो इसका शीर्षक है उसका अर्थ तो मैंने बता ही दिया कि मूर्खों के लिए उपदेश व्यर्थ होता है। ठीक है। कस्मिंश्चित् वने एकः विशालः वृक्षः आसीत्। कस्मिंश्चित् वने एकः विशालः वृक्षः आसीत्। तस्योपरि अनेके खगाः नीडानि रचयित्वा सुखेन वसन्ते स्म। यदा ग्रीष्मस्य अनन्तरं वर्ष ऋतुः समागच्छत् तदा सर्वे जनाः अति प्रसन्नाः आसन्। फिर से सुनिए। यदा ग्रीष्मस्य अनन्तरं वर्ष ऋतुः समागच्छत् तदा सर्वे जनाः अति प्रसन्नाः आसन्। एकस्मिन् दिने धारासारः
वर्षा अभवत्। सर्वे पशवः स्वप्राणान् त्रातुम् इतस्ततः अधावन्। तस्मिन्नेव काले वृष्टिजलेन आर्द्रः शीतेन कंपमानः एकः वानरः वृक्षतले आगतवान्। देखिए मैं कैसे विसर्गों का, हलंतों का कैसे प्रयोग कर रहा हूं बच्चों, बिल्कुल साफ साफ ऐसा ही आपको मिलाना है। देखिए फिर से मिलाइए। सर्वे पशवः स्वप्राणान् त्रातुम् इतस्ततः अधावन्। तस्मिन्नेव काले वृष्टिजलेन आर्द्रः शीतेन कंपमानः एकः वानरः वृक्षतले आगतवान्। तम् ईदृशं दृष्ट्वा खगाः कष्टम् अनुभवन्। तम् ईदृशं दृष्ट्वा खगाः कष्टम् अनुभवन्। एक खगः, देखिए यहां पर एक में हलंत लगना, विसर्ग लगना चाहिए, लेकिन किताब में भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां पर एकह कर लीजिए। एकह खगः स्वनीडान अवदत्। भो वानर त्वं शीतेन कष्टम अनुभवसि। भो वानर त्वं शीतेन कष्टम अनुभवसि। त्वं किमर्थं स्वगृहं न रचयसि। त्वं किमर्थं स्वगृहं न रचयसि। मनुष्यस्य इव ते अपि हस्तौ पादौ च सन्ति। मनुष्यस्य इव ते अपि हस्तौ पादौ च सन्ति। वयं निर्बलाः अपि स्वगृहाणि रचयित्वा सुखेन निवसामः। वयं निर्बलाः अपि स्वगृहाणि रचयित्वा सुखेन निवसामः। तस्य खगस्य वचनानि श्रुत्वा सः वानरः क्रुद्धो अभवत्। तस्य खगस्य वचनानि श्रुत्वा सः वानरः क्रुद्धो अभवत्। अचिन्तयत् च एषः क्षुद्रः जीवः, देखिए विसर्ग का प्रयोग, एषः क्षुद्रः जीवः माम उपदिशति। अयं मम अनादरः अस्ति। तदन्तरं च कुपितः वानरः वृक्षम् आरुह्य खगानां नीडानि खण्डशः कृत्वा निच्चैः अक्षिपत्। तदन्तरं च कुपितः वानरः वृक्षम् आरुह्य खगानां नीडानि खण्डशः कृत्वा निच्चैः अक्षिपत्। सत्यम् एतत् उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये। उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये। पयः पानं भुजंगानां केवलं विश्ववर्धन। तो बच्चों देखिए, इसका मैंने आपके सामने शुद्धतम पाठ किया, ठीक है। ऐसा ही पाठ आपको करना है। मैंने विसर्गों का भी ध्यान रखा, मैंने हलंतों का भी ध्यान रखा, और मैंने मात्राओं का भी ध्यान रखा कि मात्राओं का उच्चारण कैसे करना है। तो एक बार आप सभी अपने से स्वयं भी इस पाठ का उच्चारण करेंगे और इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। बच्चों प्रश्न ये है कि आप ये कह सकते हैं कि सर आप उच्चारण पर इतना जोर क्यों देते हैं, सर आप पाठ को पढ़ने पर इतना जोर क्यों देते हैं। आखिर हमें 8th क्लास के बाद, 8वीं कक्षा के बाद संस्कृत से क्या लेना देना है। देखिए आपकी बात सही है, आप कह रहे हैं कि हमें 8वीं के बाद संस्कृत से क्या लेना देना है, लेकिन हिंदी से लेना देना तो है ना। हिंदी आपकी मातृभाषा है ना। और फिर जब तक आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे छात्र की तरह क्यों ना संस्कृत पढ़ें। क्यों ना आप संस्कृत को अपनी प्राचीनतम भाषा मानकर उसे अच्छी तरह से पढ़ें, उसे अच्छी तरह से आत्मसात करें। भाषा का हमेशा सम्मान करना चाहिए बच्चों। जिस भी भाषा को हम सीख रहे हैं उसे अच्छा से अच्छा सीखना चाहिए। और हिंदी, संस्कृत के अच्छे उच्चारण से हमारी हिंदी भी बहुत अच्छी हो जाती है, हमारी हिंदी का उच्चारण भी बहुत अच्छा हो जाता है ना। अगर आपको हिंदी का उच्चारण बहुत ही शुद्धतम करना है तो आपको संस्कृत का उच्चारण शुद्ध करना ही होगा, ठीक है। और फिर लोगों के सामने जब आप अच्छी हिंदी पढ़ेंगे, अच्छा संस्कृत पढ़ेंगे तो कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो आपके अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, नहीं तो पता चला
कि आप मुंह खोले उल्टा सीधा बोले, लोग समझ गए अरे छी 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 इसको कुछ नहीं आता। जैसे देखो कोयल और कौआ, कहानी सुने हो ना, कोयल और कौआ दोनों काले होते हैं कि नहीं? बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो क्या होता है कि जब दोनों एक साथ बैठे होते हैं तो लोगों को लगता है कि दोनों कौवे हैं, लेकिन जब बोलते हैं दोनों तो एक बोलता है काव और एक बोलती है कुहू। तो जब कोयल बोलती है कुहू तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह, भले दोनों काले काले दिख रहे हैं लेकिन कोयल तो बहुत ही खूबसूरत बोल रही है। तो कोयल के प्रति लोगों का झुकाव कोयल के प्रति हो जाता है ना। लेकिन कौआ बोला काव तो लोग कहते हैं अरे हटाओ, बहुत कर्कश बोली है। तो इसी तरह से मनुष्य अपनी बोली से जाना जाता है बच्चों। तो बोली को अच्छा करने के लिए शब्दों का उच्चारण बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब आइए बच्चों हम लोग इस पाठ का अर्थ समझते हैं कि इस पाठ का अर्थ क्या है, ठीक है। कस्मिंश्चित् वने एकः विशालः वृक्षः आसीत्, किसी वन में एक विशाल वृक्ष था। कस्मिंश्चित्, कस्मिंश्चित् कैसे लिखते हैं? देखिए बहुत ही थोड़ा कठिन शब्द है, हमें लिखना भी आना चाहिए। कस्मिंश्चित्, कस्मिन परंग की मात्रा मिंग चित, कस्मिंश्चित्, कस्मिन धन चित, कस्मिंश्चित्। कस्मिंश्चित् वने एकः विशालः वृक्षः आसीत्, किसी वन में एक विशाल वृक्ष था। तस्योपरि अनेके खगाः नीडानि रचयित्वा सुखेन वसन्ति स्म, उसके ऊपर, तस्योपरि उसके ऊपर, अनेके खगाः अनेक पक्षी, नीडानि रचयित्वा घोंसला बनाकर, नीडानि रचयित्वा घोंसला बनाकर, सुखेन वसन्ति स्म सुख से निवास करते थे। फिर से देखिए, कस्मिंश्चित् वने एकः विशालः वृक्षः आसीत्, किसी वन में एक विशाल वृक्ष था। तस्योपरि अनेके खगाः नीडानि रचयित्वा सुखेन वसन्ति स्म, उसके ऊपर अनेक पक्षी अपने घोंसले का निर्माण करके सुख से निवास करते थे। यदा ग्रीष्मस्य अनन्तरं वर्ष ऋतुः समागच्छत्, यदा ग्रीष्मस्य अनन्तरं, जब गर्मी के बाद, ग्रीष्मस्य गर्मी के अनन्तरं बाद, यदा ग्रीष्मस्य अनन्तरं वर्ष ऋतुः समागच्छत्, जब गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आई, तदा सर्वे जनाः अति प्रसन्नाः आसन्, तब सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। बच्चों, तेज गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, गर्मी से राहत मिलती है। तो वही कह रहे हैं कि यदा ग्रीष्मस्य अनन्तरं वर्ष ऋतुः समागच्छत् तदा सर्वे जनाः अति प्रसन्नाः आसन्, जब गर्मी की ऋतु के पश्चात वर्षा ऋतु आई तब सभी लोगों ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव किया, तब सभी लोग अत्यंत प्रसन्न थे। एकस्मिन् दिने, एक दिन, एकस्मिन् दिने एक दिन, एकस्मिन् दिने धारासारः वर्षा अभवत्, एक दिन धारासार वर्षा हुई। धारासार, धारासारः, धारासार मतलब क्या होता है बच्चों? मूसलाधार बारिश होना। एकस्मिन् दिने धारासारः वर्षा अभवत्, एक दिन धारासार वर्षा हुई, मूसलाधार वर्षा हुई। सर्वे पशवः स्वप्राणान् त्रातुम् इतस्ततः अधावन्। इतस्ततः बहुत कई बार आता है बच्चों, आप देखिए, इतस्ततः, इतस्ततः, इधर उधर, ठीक है। तो देखिए, सर्वे पशवः, सभी पशु, स्वप्राणान् त्रातुम, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए,
है ना। सर्वे पशवः स्वप्राणान त्रातुम, सभी पशु अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इतस्ततः अधावन, इतस्ततः अधावन, इधर उधर भागने लगे। तस्मिन्नेव काले, तस्मिन्नेव काले, तस्मिन धन एव, तस्मिन्नेव, तस्मिन धनेव, दो शब्द हैं बच्चों इसमें, तस्मिन धनेव, तस्मिन्नेव, तस्मिन्नेव काले वृष्टिजलेन आर्द्रः शीतेन कंपमानः एकः वानरः वृक्षतले आगतवान। तस्मिन्नेव काले, उसी समय, दोनों को मिला के अर्थ देखना पड़ेगा। तस्मिन्नेव काले, उसी समय, वृष्टिजलेन आर्द्रः, वर्षा के जल से भीगा हुआ, आर्द्र मतलब होता है बच्चों भीगा, आर्द्र भीगा। तस्मिन्नेव काले वृष्टि जलेन आर्द्र शीतेन कंपमानः, और शीत से कांपता हुआ, ठंड से कांपता हुआ, एकः वानरः, एक बंदर, वृक्ष तले आगतवान, पेड़ के नीचे आया। उसी समय वर्षा के जल से भीगा हुआ और ठंड से कांपता हुआ एक वानर वृक्ष के नीचे आया। ये इसका पूरा पूरा अर्थ हो गया। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी है बच्चों? जो कठिन शब्द थे मैंने यहां पर लिखा है, उसे आप लिखना जरूर सीखेंगे। अब आगे देखिए, तम ईदृशं दृष्ट्वा, उसे इस प्रकार देखकर, दृष्ट्वा, जहां पर भी ट्वा त्वा ऐसा लगा रहता है बच्चों, उसका अर्थ होता है कर। दृष्टवा, देख कर, खादित्वा, खा कर, पिबित्वा, पी कर, है ना, कृत्वा, करके। ठीक है, तो इसी तरह आगे देखिए, तम ईदृशं दृष्ट्वा, उसे इस तरह देख कर, खगाः कष्टम अनुभवन, पक्षियों ने कष्ट का अनुभव किया। पूरा अर्थ क्या निकला? उसे इस प्रकार देखकर पक्षियों ने दुख का अनुभव किया। मतलब जब पक्षियों ने देखा कि हम लोग तो अपने घोंसले में बड़े आराम से रह रहे हैं, लेकिन एक बंदर जो है वो पानी से भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ पेड़ के नीचे आके बैठ गया है, तो उन्होंने उसे बेचारा समझा, उस पर दया की। लोग, पक्षियों को बहुत कष्ट हुआ उसका दुख देख करके। तब क्या हुआ? एकः खगः स्वनीडान अवदत्, एक पक्षी स्वनीडान, 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 स्वनीडान मतलब अपने घोंसले से, स्वनीडान अपने घोंसले से। एक खगः स्वनीडात अवदत्, एक पक्षी अपने घोंसले से बोला, अवदत् बोला, भो वानर, ए वानर, त्वम शीतेन कष्टम अनुभवसि, तुम ठंड से कष्ट का अनुभव कर रहे हो। भो वानर, ए वानर, त्वम शीतेन कष्टम अनुभवसि, ए वानर तुम शीत से कष्ट का अनुभव कर रहे हो, ठंड से कष्ट का अनुभव कर रहे हो। नीडात भी होगा, नीडान भी होगा, नीड भी होगा, जहां जैसा प्रयोग करना है बच्चों वैसा होगा। भो वानर त्वम शीतेन कष्टम अनुभवसि, ऐ बंदर तुम ठंड से कष्ट का अनुभव कर रहे हो। त्वम किमर्थम स्वगृहम न रचयसि, तुम किस लिए अपना घर नहीं बनाते हो। त्वम किमर्थम, किमर्थम किस लिए। बच्चों ये आप ये मत समझिएगा कि ये इसका अर्थ है, ये ऐसे आप कॉमा लगा दीजिए, है ना, किमर्थम किस लिए। तो त्वम किमर्थम स्वगृहम न रचयसि, तुम किस लिए अपना घर नहीं बनाते हो। मनुष्यस्य इव ते अपि हस्तौ पादौ च सन्ति,
मनुष्य के समान ही तुम्हारे हाथ और पैर हैं। फिर से देखो, एकह खगः स्वनिडात अवदत्, एक पक्षी अपने घोंसले से बोला, भो वानरः, ऐ वानर, त्वम शीतेन कष्टम अनुभवसी, तुम ठंड से कष्ट का अनुभव कर रहे हो। त्वम किमर्थम स्वगृहम न रचयसि, तुम किस लिए अपना घर नहीं बनाते हो। मनुष्यस्य इव ते अपि हस्तौ पादौ च सन्ति, मनुष्यों के समान ही तो तुम्हारे हाथ और पैर हैं। वयम निर्बलाः अपि स्वगृहाणि रचयित्वा सुखेन निवसामः, हमें देखो, वयम निर्बलाः, हम सब अत्यंत निर्बल हैं, लेकिन फिर भी अपि स्वगृहाणि रचयित्वा, अपना घर बनाकर सुखेन निवसामः, सुख से रहते हैं। ऐ वानर, तुम तो बड़े सामर्थ्यवान हो, तुम्हारे हाथ और पैर तो मनुष्यों के समान है, तुम क्यों नहीं अपना घर बनाते हो। हम निर्बलों को देखो, पक्षी निर्बल होते हैं ना, अपने आप को निर्बल कहते हैं, तो कह रहे हैं कि वयम निर्बला, पक्षी कह रहा है कि हम सभी निर्बल हैं, लेकिन इसके बाद भी, अपि भी, लेकिन इसके बाद भी स्वगृहाणि रचयित्वा, अपना घर बनाकर सुखेन निवसामः, सुख से निवास करते हैं। तस्य खगस्य वचनानि श्रुत्वा, तब बंदर जो है अब बहुत गुस्सा आया, तो देखो क्या करता है, तस्य खगस्य वचनानि श्रुत्वा, देखिए बच्चों, त्वा, त्वा, श्रुत्वा, दृष्टवा, तो श्रुत्वा में भी कर आ जाएगा, जैसे दृष्टवा देख कर, श्रुत्वा सुन कर, ठीक है। तो अब यहां पर देखो इसका कितना अच्छा प्रयोग है कि तस्य खगस्य वचनानि श्रुत्वा, उस पक्षी के वचनों को सुनकर, सह वानरः क्रुद्धो अभवत्, वह वानर क्रोधित हो गया। सह वानरः क्रुद्धो अभवत्, वह वानर क्रोधित हुआ और क्या सोचने लगा, एषः क्षुद्र जीवः माम उपदिशति, यह छोटा सा जीव मुझे उपदेश देता है। एषः क्षुद्रः जीवः, यह छोटा सा जीव, माम उपदिशति, मुझे उपदेश देता है। फिर से देखिए, तस्य खगस्य वचनानि श्रुत्वा, उस पक्षी के वचनों को सुनकर, सह वानरः क्रुद्धो अभवत्, वह वानर क्रोधित हो गया। अचिंतयत च, और सोचा, अचिंतयत च, और सोचा, क्या सोचा, एषः क्षुद्रः जीव माम उपदिशति, यह छोटा सा जीव मुझे उपदेश देता है। अयम मम अनादरः अस्ति, यह तो मेरा अनादर है। अयम मम अनादरः अस्ति, यह तो मेरा अनादर है। अनादर मतलब जब किसी को की बेइज्जती की जाती है ना, इंसल्ट किया जाता है। तो अयम मम अनादरः अस्ति, यह तो मेरा अनादर है। तदंतरम च कुपितः वानरः वृक्षम आरुह्य खगानाम निडानि खंडशः कृत्वा निचैः अक्षिपत्। एक एक शब्द का अर्थ देखिए, तदंतरम उसके बाद, च और उसके बाद, कुपितः वानरः क्रोधित वानर, वृक्षम आरुह्य वृक्ष पर चढ़कर, खगानाम पक्षियों के, निडानी घोंसले को, खंडशः कृत्वा टुकड़े टुकड़े करके, नीचे ही अक्षिपत नीचे फेंक दिया। क्या अर्थ निकला कि तब वह क्रोधित वानर वृक्ष पर चढ़कर पक्षियों के घोंसलों को खंड खंड करके, टुकड़े टुकड़े करके नीचे ही अक्षिपत नीचे फेंक दिया। जब पक्षियों ने कहा कि भाई तुम अपना घोंसला क्यों नहीं बनाते हो, तुम्हारे पास तो मनुष्यों के समान हाथ और पैर है, तो बंदर को ये बात बहुत बुरी लगी
और वह क्रोधित हो गया और उसने मन ही मन सोचा कि यह छोटा सा जीव मुझे उपदेश देता है, ये तो मेरा अपमान है। ऐसा सोचा और वह वृक्ष पर चढ़ गया और पक्षियों के घोंसलों को नोच करके टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर फेंक दिया। समझे? फिर से देख लीजिए अंत की 2-3 पंक्तियां। तस्य खगस्य वचनानि श्रुत्वा सह वानरः क्रुद्धो अभवत् अचिंतयत् च। उन पक्षियों के वचनों को सुनकर वह वानर क्रोधित हुआ और सोचा, एषः क्षुद्रः जीवः माम उपदिशति, यह छोटा सा जीव मुझे उपदेश देता है। अयम मम अनादरः अस्ति, यह मेरा अनादर है। तदंतरम च कुपितः वानरः वृक्षम आरुह्य, तब वह क्रोधित वानर वृक्ष पर चढ़कर खगानाम नीडानि, पक्षियों के घोंसलों को खंडशः कृत्वा, टुकड़े टुकड़े करके नीचे अक्षिपत, नीचे फेंक दिया। ठीक बच्चों, अब देखिए नीचे एक श्लोक है, सत्यम एतत्, यह सत्य ही है। सत्यम एतत्, यह सत्य ही है। क्या सत्य है भाई? उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, पयः पानम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। कहा गया है। अब एक नीति श्लोक है इसमें। इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है उसे एक श्लोक में आपको समझाया गया है। क्या कहा गया है? उपदेशो ही मूर्खाणाम, मूर्खों को उपदेश देकर, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, उसके प्रकोप को शांत नहीं किया जा सकता। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। दूसरे तरह से इसका अर्थ क्या निकलेगा? मूर्ख को उपदेश देने से उसका प्रकोप शांत नहीं होता। ठीक है? पयः पानम भुजंगानाम, जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने पर केवलम विश्ववर्धनम, खाली उसका जहर ही बढ़ता है। आप इसका अर्थ उल्टा भी ले सकते हैं कि जिस तरह सांप को दूध पिलाने पर उसका विष ही बढ़ता है। फिर से सुन लीजिए, जिस तरह सांप को दूध पिलाने पर उसका विष ही बढ़ता है। फिर से सुनिए, जिस तरह सांप को दूध पिलाने पर उसका विष ही बढ़ता है, ठीक उसी तरह मूर्खों को उपदेश देने से उनका प्रकोप शांत नहीं होता, बल्कि वह और बढ़ता है। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। अक्सर देखिए हम अगर किसी चीज को पढ़े रहते हैं, कोई अगर कोई चीज नहीं पढ़ा होता है तो आपसे बहस करने लगता है, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं वैसा है, और आपको बहुत तंग करके एकदम त्रस्त करके रख देता है ना? आप सोचने लगते हैं कि ओहो इसको कैसे समझाऊं, ओहो इसको कैसे समझाऊं, और वो आपका हंसी उड़ा करके, मजाक उड़ा करके वहां से चला जाता है। अब आप बड़े परेशान होते हैं कि मैं तो सच ही कह रहा था, ये कैसा व्यक्ति है भाई जो मेरा मजाक उड़ा करके चला गया। तो आपको इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको उसे उपदेश नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को सच्ची बात, अच्छी बात बता रहे हैं और वो उसे नहीं समझ रहा है या समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो बदमाशी कर रहा है। तो फिर क्यों उसे आप समझाते हैं? तो ऐसे लोगों को समझाना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों के लिए कोशिश करनी चाहिए कि पहले ऐसे लोगों की मूर्खता दूर हो, उसके लिए उन्हें शिक्षित करना जरूरी है। ठीक है? तो बच्चों, ये एक बहुत अच्छी कहानी रही। अब हम लोगों के पास इतना समय तो नहीं है कि हम इस पाठ का अर्थ लिखें, तो निश्चित रूप से हमें अगली कक्षा की प्रतीक्षा करनी होगी। तो एक नई चीज को मैं अगर शुरू करूंगा तो 1-2 पंक्ति का अर्थ लिखने के बाद फिर हमें कक्षा का समय का ध्यान रखना पड़ेगा, तो फिर अगली कक्षा में करना पड़ेगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि अब इस पाठ को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में इसका अर्थ और प्रश्न और अभ्यास दोनों ही हम लोग लिखेंगे और उसके बाद फिर आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो इसमें प्रश्न और अभ्यास में भी बहुत ज्यादा नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। कुछ खाली स्थान है जिसे आप किताब की कहानी से देख करके भर सकते हैं।
फिर कुछ वाक्यों को शुद्ध करना है, फिर कुछ उपसर्ग हैं उन्हें उपसर्ग अलग करना है, फिर संधि विच्छेद करना है। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, उसको हम अगली कक्षा में कर लेंगे। लेकिन आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये देखिए यहाँ पर ये शब्दार्थ है, इसे आप खूब अच्छे से याद कीजिए। अभी जो हम लोगों का जो गूगल फॉर्म में जो हम लोग परीक्षा ले रहे हैं ना बहुविकल्पीय, उसमें यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है, तो वहां पे आपका नंबर कट जाएगा अगर आप नहीं जानते रहेंगे तो, है ना। तो इसलिए शब्दार्थों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और किस तरह से शब्दों को सही लिखना चाहिए। देखिए कस्मिंश्चित् धारा सारः, मैंने देखिए विसर्गों का उपयोग किया है, तस् ततः तस्मिन्नेव दृष्ट्वा, स्वनीडान किमर्थम श्रुत्वा, है ना। तो आप भी इस तरह से शुद्धता का विशेष ध्यान रखिए। और एक चीज और, मैंने आपको पहले कहा था बच्चों कि आप प्रतिदिन एक पन्ना लिखेंगे। कितने लोग लिख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि बहुतेरे लोग नहीं लिख रहे हैं, अनेक लोग नहीं लिख रहे हैं। आप लोगों से मैंने कहा था कि हिंदी में भी एक पन्ना लिखिए और अंग्रेजी में भी एक पन्ना लिखिए और देखिए कि आप उसमें क्या अशुद्ध कर रहे हैं। तो अभी आप कक्षा 8वीं में है, अभी से आप अपनी हैंडराइटिंग सुधारेंगे, लिखावट सुधारेंगे, शब्दों को शुद्ध लिखना सीखेंगे, तब तो आगे अच्छा रहेगा। तो अगर आप अभी भी शुद्ध लेख नहीं लिख रहे हैं तो फिर बहुत दुखद बात है, आप कल से ही शुरू कीजिए, है ना। आज से ही शुरू कीजिए, प्रतिदिन एक पन्ना हिंदी और एक पन्ना अंग्रेजी जरूर लिखिए, कहीं से भी लिखिए। कोई भी हिंदी की किताब उठा लीजिए, एक पैराग्राफ देखिए और लिखिए, ठीक है, देख देख करके, और उसे शुद्ध करिए। ठीक, तो बच्चों इस क्लास को, अब समय भी आपका बहुत हो गया, मैंने आपका समय अधिक ले लिया, मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं, फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। नमस्कार।